नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका शंखनाद में। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बिहार से। कोरोना को देखते हुए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और सख्त पाबंदियां लागू कर दी हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रोजाना रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक बिहार में कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। इस कर्फ्यू के अलावा अब किसी भी तरह की कोई परीक्षा बिहार में नहीं होगी और 5 मई तक ये परीक्षाएं, लेकिन 15 मई तक बिहार में सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। शादी में सिर्फ 100 लोगों को शामिल होने की इजाजत मिलेगी और अंतिम संस्कार में सिर्फ 15 लोग शामिल हो पाएंगे। इसके अलावा स्कूल कॉलेज सब बंद रहेंगे। सरकारी दफ्तरों में हाँ कामकाज होता रहेगा, लेकिन 5 बजे तक किसी भी तरह से लोगों को बिना किसी काम के अपने घरों से रात 9 बजे के बाद बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी और ये सख्त लॉकडाउन की तरह इसे ट्रीट किया जाएगा। बिहार के बाद अब खबर दिल्ली से। कोरोना की रफ्तार जितनी तेजी से फैल रही है, बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से चीख पुकार भी मच रही है। स्थिति यह है कि अस्पतालों में बेड नहीं बचे हैं, दवाइयों के लिए मारामारी हो रही है। लोग अस्पतालों के बाहर लाइनों में खड़े हैं। हर आदमी ये प्रार्थना कर रहा है कि किसी भी तरह इस कोरोना संकट से वो बाहर निकले। स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं। राजधानी दिल्ली में स्थिति तो बहुत ज्यादा खराब है। मांग रहे, कोई हेल्प नहीं मिल रही, इलाज नहीं हो रहा, सब लापरवाही। ये खींच, ये दर्द, ये गुस्सा सिर्फ कोरोना की मार का नहीं है। ये सारा गुस्सा उस सिस्टम को लेकर भी है जो महामारी के दौर में खुद मृत प्राय हो चुका है। जिस स्वास्थ्य विभाग पर लोगों की जान बचाने की जिम्मेदारी है, दिल्ली में अब वो खुद ही दमकलम ये है कि दिल्ली के अस्पतालों में गंभीर मरीजों को भी जगह नहीं मिल पा रही। जो मरीज भर्ती भी हैं, उनके लिए इंतजाम नाकाफी है। ऑक्सीजन मिल नहीं रही, वेंटिलेटर है नहीं, लिहाजा लोग बिना इलाज के दम। दिल्ली के अस्पतालों का असल हाल क्या है, वो अपनों के इलाज के लिए भटक रहे लोगों की बातें सुनकर आप साफ समझ सकते हैं। मेरे भाई परवेश, मैं उसको ESI हॉस्पिटल लेकर गया कल 10 बजे। पूरे दिन शुगर हाई बता करके इलाज किया और रात को 9 बजे बसें धारापुर एडमिट ट्रांसफर कर दिया। वहाँ पे कोविड बता दिया और फिर दीनदयाल में भेजा, वहाँ मैंने कर दिया और GT भी गया। 3-4 घंटे एम्बुलेंस बाहर एमरजेंसी गेट पे रखा, अंदर लेने से मना कर दिया डॉक्टरों ने। वहाँ कर दिया जी कोरोना आपके वाइफ का, और उसके वजह से मतलब कि वहाँ से रिफर कर दिए कि हम लिख दें आप इस हॉस्पिटल में ले जाओ, बुढ़ारी में ले जाओ, वहाँ ले लेंगे। बुढ़ारी भी नहीं लिए। फिर इधर था क्या नाम है, इंदौरा में क्या, वहाँ भी नहीं लिए उन्होंने। फिर उसके बाद इसमें लेके आए तो इमरजेंसी में किसी तरह से मतलब ले नहीं रहे थे। हम काफी रात परेशान होते रह गए। इनकी बातों से ही पता लग रहा है कि दिल्ली में कोरोना से हालात अब बेकाबू हो चुके हैं। चंद रोज पहले तक जो केजरीवाल दिल्ली की स्थिति काबू में होने का दावा कर रहे थे, वो अब खुद कह रहे हैं कि राजधानी के हालात बेहद गंभीर हैं और इस हाल से निपटने के लिए वो केंद्र से मदद की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में अब ICU बेड खत्म होने की कगार पर हैं। ICU बेड्स की खासकर काफ़ी कमी हो गई है। लगभग सारे दिल्ली के ICU बेड्स मिला के 100 से भी कम ICU बेड्स पूरे दिल्ली में बचे हैं। ऑक्सीजन की भी काफ़ी कमी है। कल रात को एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने हमें बताया कि उनके यहाँ काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई थी, जिसकी वजह से त्रासदी होते होते बची। कल ही केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेड की गलत जानकारी देने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन मरीजों की माने तो प्राइवेट क्या, सरकारी अस्पताल में भी बेड की सही जानकारी नहीं मिल रही है। ये जो मौतें हो रही हैं, मैं दावा करता हूँ सबसे ज्यादा मौतें समय पे ट्रीटमेंट न देने के कारण और ऑक्सीजन न मिलने के कारण हो रही हैं। अगर ये झूठ है तो मीडिया वालों को गुप्त भेजा जाए, ऊपर पोल खुल जाएगी केजरीवाल की कि कितना झूठा वादा कर रखा है केजरीवाल ने कि सभी हॉस्पिटलों में बढ़िया इलाज हो रहा है, ऑक्सीजन है, कोई इलाज नहीं हो रहा, सब लापरवाही। दिल्ली में कोरोना संकट के इस हाल की सबसे बड़ी वजह संक्रमण का बेहद तेजी से फैलना है। CM केजरीवाल खुद कह रहे हैं कि दिल्ली में अब कोरोना संक्रमण की दर 30% तक पहुंच गई है, यानी 100 लोगों की जांच पर करीब 30 लोग कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। ज़्यादा चिंता की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में पॉजिटिविटी रेट बढ़ के लगभग 30% हो गया है, जबकि ये उसके पिछले 24 घंटे में केवल 24% था। 24% से बढ़ के 30% पॉजिटिविटी रेट हो गया। बहुत ज़्यादा तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं।
ऐसे में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और उनके लिए अस्पतालों में जगह नहीं है। इनको ले गए, पहले सुल्तानपुरी ले गए थे, सुल्तानपुरी से जीटीबी ले गए, जीटीबी से राजीव गांधी से फिर घर पे। तो 7 दिन से ढूंढ रहे हैं। 7 दिन से हम रात भर हेल्प मांग रहे, कोई हेल्प ही नहीं मिल रहा हमें। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए अब दिल्ली के स्कूलों को भी अस्पताल बनाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन सच ये है कि दिल्ली में कोरोना पर काबू पाने की ये कोशिश कोई कारगर उपाय नहीं है। राजधानी में कोरोना की भयावहता का अंदाजा आप इन तस्वीरों से भी लगा सकते हैं, जहां जेसीबी मशीन की मदद से कब्रिस्तान में पहले से ही कब्र खोदी जा रही है। संक्रमण की रफ्तार कुछ कम करने के मकसद दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का आज दूसरा दिन है। इस वक्त मैं कनॉट प्लेस में मौजूद हूँ। अगर यहाँ पर देखें तो बाकायदा चेकिंग की जा रही है और दिल्ली में अब इसी तरीके से हर वीकेंड पर कर्फ्यू लगेगा। जो इसेंशियल सर्विस से जुड़े लोग हैं सिर्फ वही जा सकेंगे। लेकिन अगर आप ये देखिए तो बाकायदा जो दिल्ली में बसें चल भी रही हैं वो किस तरह से खाली पड़ी हुई हैं। अगर आप देखेंगे ये तमाम डीटीसी की बसें वो पूरी तरह से खाली पड़ी हुई हैं, क्योंकि इस वीकेंड कर्फ्यू में सिर्फ एसेंशियल सर्विस वालों को ही इजाजत दी गई है। हालांकि कोरोना जिस रफ्तार से राजधानी में अपना तांडव मचा रहा है, ऐसे उपायों का ज्यादा असर होता दिख नहीं रहा। दिल्ली में अरविंद ओझा के साथ आज तक। हमारे देश में कोरोना के बढ़ते संकट के बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से अपना बूथ कोरोना मुक्त अभियान शुरू करने की अपील की है। पार्टी पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक में जेपी नड्डा ने कोरोना काल में जन जागरण और जन सेवा में जी जान से उठने की भी अपील की। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को फील्ड में होना चाहिए और प्रोटोकॉल के साथ होना चाहिए। तो इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस करके वो क्या कर रहे हैं, म्युनिसिपैलिटी लेवल तक के वार्ड मेंबर्स के साथ हमारी 1-2 दिनों के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंस हो जानी चाहिए, ताकि कम्युनिकेशन लाइन हमारा नीचे तक स्थापित हो जाए। भारतीय जनता पार्टी जैसे सेवा ही संगठन में काम किया है, उसी सेवा ही संगठन का अब ये फेज 2 है। फिर एक बार लौटते हैं दिल्ली पर। दिल्ली में स्थितियां बिगड़ी हैं, मगर उसके पास के राज्यों में भी स्थिति बेकाबू ही है। दिल्ली की बात करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश का रुख। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। एक दिन में 30,000 केस आने से उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया है और यह आंकड़ा उस समय है जब उत्तर प्रदेश में कोरोना के टेस्ट 8 दिन तक नहीं हो पा रहे। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में तो लगता है प्रलय मची। महिला के हंगामे की ये तस्वीरें पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की। हंगामा कर रही महिला के पिता बीएचयू में भर्ती। आरोप है कि ऑक्सीजन की कमी के चलते उसके पिता की जान चली गई, जिसके बाद इस महिला ने अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। भले इस महिला के पिता कोरोना पॉजिटिव नहीं थे, लेकिन मौत की यूपी के कई अस्पतालों में अव्यवस्थाओं के चलते कोहराम मचा हुआ है। वाराणसी में कोरोना से बिगड़ते हालात को देखते हुए आज खुद पीएम मोदी ने नेताओं अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की, लेकिन इस बैठक के बाद कोई भी नेता या अधिकारी कोरोना से बदहाली पर बोलने को तैयार नहीं हुआ। सर के समस्या के बारे में अवगत कराएं, फिर आगे चेक करें। जो कमियां हैं उस पर बात हुई क्या? रेमडेसिविर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, बेड नहीं है। क्या कहें, अधिकारियों को क्या निर्देश दिया? जिस तरह से हमारा कोई निर्देश नहीं, अधिकारी बताएंगे। कोरोना के इस संकट काल में यूपी में समस्या सिर्फ मरीजों के इलाज की नहीं, लक्षण वाले लोगों को भी कोरोना टेस्ट कराने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। सूत्रों की माने तो प्रदेश में पिछले 10 दिनों से प्राइवेट लैब्स में टेस्टिंग रुकी हुई है। सरकार दलील दे रही है कि प्राइवेट लैब्स ने पुरानी रिपोर्ट को ही यूपी सरकार की कोविड-19 साइट पर अपलोड नहीं किया है, इसलिए लैब्स को नोटिस देकर जांच के लिए रोका गया है। उधर सरकार ये भी दावा कर रही है कि लखनऊ समेत तमाम बड़े शहरों के सरकारी अस्पतालों को
पूरी तरह से कोविड अस्पताल बनाने की तैयारी है, जिससे मरीजों का इलाज आसान होगा। ये बढ़ा उस तेजी से हमारे जो बेड्स की व्यवस्था जो पिछले साल के केसेस के मुताबिक था, जो पर्याप्त माना जाता था, इस साल पर्याप्त नहीं हुआ। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी तेज़ी से इसको बढ़ावा देने के लिए पीजीआई केजीएमयू का भी लगभग पूरा उसको टेक ओवर करने के लिए बात हो गई, उसको परिवर्तित करके कोविड हॉस्पिटल बनाने के लिए आरएमएल और बलरामपुर हॉस्पिटल जो पूरी तरह से 350 का होने जा रहा है, वो काम चल रहा है उस पर। और इस तरह करके सभी निजी और गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ को टेक ओवर करके उनमें व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने पिछले 4-5 दिन से ही निर्देश दिया है, उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर काबू पाने के लिए यूपी सरकार ने आज एक दिन का लॉकडाउन लगाया, जिसमें शहर बाजारों को सैनिटाइज। सबसे ज्यादा भयावह स्थिति इस वक्त कोरोना की है और आज लखनऊ में बड़े स्तर पर सैनिटाइजेशन शुरू किया गया है। 10-90 चौराहा है और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो सैनिटाइजेशन के कंटेनर हैं वो लाए गए हैं और लखनऊ का नगर निगम, लखनऊ का नगर प्रशासन आज पूरे शहर को सैनिटाइज करने में जुटा है। हालांकि सरकार की इन कोशिशों के बीच प्रदेश में बढ़ते कोरोना मरीज और मृतकों का आंकड़ा डराने लगा है। हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि भैंसा कुंड से तकरीबन आधे किलोमीटर दूर तक लाइन लगी हुई है और ये लोगों के शव हैं और ये पूरा इलाका अब शमशान में तब्दील होता जा रहा है। ये रिवर फ्रंट है और रिवर फ्रंट के किनारे किनारे आप देखिए लकड़ियां सजाई गई हैं और जो भैंसा कुंड जो कि शमशान घाट है उससे आधे किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक अलग अलग जगहों पर ये लकड़ियां लगातार लाई जा रही हैं, क्योंकि मरने वालों का ये आंकड़ा है। सरकार इसी कोशिश में है कि किसी भी तरह कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर अब ब्रेक लगाया जाए ताकि लोगों की जिंदगियां बच सकें। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक। लखनऊ के बाद रुख महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र हमारे देश का वो राज्य है जहां कोरोना की मार सबसे ज्यादा पड़ी। पिछले 24 घंटों में 67,000 से ज्यादा नए कोरोना पॉजिटिव महाराष्ट्र में सामने आए। अस्पतालों में जगह नहीं बची है और इन सब के बीच जीवन रक्षक दवाई रेमडेसिविर पर महाराष्ट्र में जमकर राजनीति हो रही है। महाराष्ट्र में कोरोना की ऐसी मार पड़ी है कि तड़प उठा है पूरा सूबा। सड़कों पर सायरन बजाती एम्बुलेंस दिलों में दहशत पैदा करती है। अस्पतालों में ना बेड बचे हैं, ना दवाइयाँ, ना ऑक्सीजन और ना ही किसी तरह की कोई व्यवस्था। चारों ओर हाहाकार मचा है। आलम यह है कि सिर्फ 24 घंटे में 17 अप्रैल को महाराष्ट्र में 67,123 नए केस सामने आए। 24 घंटे के अंदर पूरे महाराष्ट्र में 419 लोगों ने कोविड से दम तोड़ दिया। सबसे बुरी स्थिति पुणे, नागपुर और मुंबई की है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 8,834 नए केस सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे के भीतर मुंबई में 52 लोगों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में शनिवार के दिन कोरोना केसेस ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। 67,000 केसेस एक दिन में महाराष्ट्र में पाए गए, जो कि अब तक के हाईएस्ट केसेस है। उसके साथ साथ एक दिन में 419 लोगों ने अपनी जान गंवाई। मुंबई में 8,800 का ये आंकड़ा है, लेकिन जो डेथ रेट है वो बढ़ रहा है। 51 डेथ्स कोविड की रिपोर्ट की गई सैटरडे के दिन। महाराष्ट्र में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, मगर इस हाहाकार के बीच कोरोना और दवाइयों को लेकर महाराष्ट्र में जबरदस्त सियासत हो रही है। दरअसल आरोप ये लगा कि महाराष्ट्र में 60,000 रेमडेसिविर छिपा के रखी गई है। कालाबाजारी की आशंका के तहत एक सप्लायर को मुंबई पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया, मगर पुलिस कर्मियों के पास बीजेपी के नेता भी पहुंच गए। हुआ क्या था, सुनिए। बाद रात को 9 बजे 10 लोग उनके घर जाते, उसको उठा के लाते यहाँ पर। और जब हमने यहाँ पर आकर पूछा तो अब डीसीपी हमको ये कह रहे हैं कि भाई हमने तो केवल हमको कुछ इंटेलिजेंस मिला था कि कुछ एक्सपोर्टर्स के पास 60,000 वायल्स है और इसलिए हमने उसकी जानकारी लेने के लिए। मैंने बोला स्पेसिफिक आपके पास इनके पास कितना ऐसा कुछ आया है या इनके एक्सपोर्टर के पास है कोई आपके पास? बोले नहीं। फिर उन्होंने कहा कि हमने उनको लेटर भी दिखाया कि एफडीए ने इनको परमिशन दिया, तो उन्होंने कहा ये लेटर हमको कम्युनिकेट ही नहीं हुआ था। इस प्रकार से वो जो कि उनको कहना था उन्होंने कहा। अब महाराष्ट्र सरकार आरोप लगा रही है कि बीजेपी के नेता उन लोगों से क्यों मिल रहे हैं जिन पर रेमडेसिविर को छिपाने के आरोप लग रहे हैं। लगातार बीजेपी उनकी वकालत करती रही थी। लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता
ट्वीट कर रहे थे कि 50,000 वायल हम इनसे लाएंगे महाराष्ट्र में। लीडर ऑफ अपोजिशन जो विधान परिषद के हैं दरेकर जी, वो लेकर एफडीए के मंत्री महोदय से मिले कि इन्हें ऑर्डर देने का काम करो। तो राजेश ढुकानिया और बीजेपी का कोई ना कोई कनेक्शन तो है। अगर किसी को पुलिस जांच के लिए बुलाती है तो दोनों नेता प्रतिपक्ष, बहुत 2 विधायक कैसे पहुंच जाते हैं? क्या पुलिस यंत्रणा अपनी काम ना करे? देवेंद्र जी वकील हैं, क्या वकील की हैसियत से वकालत करने के लिए गए थे वो? कल जांच के लिए बुलाया गया, जांच हो रही थी, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के लोग पुलिस स्टेशन में जाकर दबाव डाल रहे थे, ये उचित नहीं है। 60,000 रेमडेसिविर की वाइल्स को कहीं छुपा कर रखा गया है। इस मामले की जांच मुंबई पुलिस कर रही है, जिसके चलते दमन के एक सप्लायर को उन्होंने पूछताछ के लिए भी बुलाया था। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहां लोग रेमडेसिविर के लिए लंबी लंबी लाइनें लगा रहे हैं, कई लोगों को ये इंजेक्शंस नहीं मिल पा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मुंबई में क्या ये दवाइयां ब्लैक मार्केट में बेची जा रही हैं? मुंबई पुलिस मामले की जांच कर रही है, मगर महाराष्ट्र सरकार की ओर से लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार जानबूझकर महाराष्ट्र को रेमडेसिविर नहीं दे रही। नवाब मलिक के आरोप पर फडणवीस का जवाब सुनिए। नवाब मलिक और कुछ मंत्री, इनको लोगों से कोई लेन देन नहीं है। लोग जीते हैं या मरते हैं, इनको केवल कोरी राजनीति करनी है। इनको नरेटिव सेट करना है। इनको लोगों से कोई लेन देन नहीं है, नरेटिव से लेन देन है। एक तरफ महाराष्ट्र में कोविड काल में भी जबरदस्त सियासत चल रही है, तो दूसरी ओर लोग अब भी जिम्मेदारी समझने के लिए तैयार नहीं है। दादर की तस्वीरें देखिए। हम इस वक्त हैं दादर में, जहां पर कि आप देख सकते हैं कि कई सारे लोग अभी भी छोटी छोटी अपनी दुकानें सड़क किनारे खोल के कपड़े बेच रहे हैं, बेल्ट बेच रहे हैं, जो कि नॉन एसेंशियल में आता है और इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। और आप देख लीजिए काफी भीड़ भी है वहां पर। हालांकि लोग मास्क पहने हैं, लेकिन काफी भीड़ भी है इन दुकानों पर जो लोग सामान खरीद रहे हैं। और यही वजह है कि सरकार बार बार अथक प्रयास कर रही है। पुलिस की कई सारे बैरिकेड्स लगे हुए हैं सड़कों पर। जो लोग एसेंशियल गुड्स से जुड़े नहीं है, जिनको जरूरी नहीं है बाहर जाना, उन्हें रोका जा रहा है। लेकिन फिर भी कई सारे लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो सरकार जो प्रयास कर रही है उसको वो विफल हो जाते हैं। क्योंकि कोरोना इस बार पहले से ज्यादा भयानक होकर लौटा है। अपनी सुरक्षा अपने हाथ ही है, लिहाजा बहुत ध्यान दीजिए। कोरोना के नियमों का पालन कीजिए ताकि बचे रहें आप, बची रहे जिंदगी। विद्या के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। महाराष्ट्र की स्थिति आज भी बहुत खराब है, तो उधर गुजरात और राजस्थान में भी कोरोना की भयानक मार पड़ी है। गुजरात में अस्पतालों के बाहर एम्बुलेंस की लंबी लंबी लाइन है, मरीजों के परिजन इधर उधर भटक रहे हैं। सरकार स्थिति को काबू करने की कोशिश तो कर रही है, मगर ये कोशिश रंग लाती बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। यही हाल राजस्थान का भी है। इन एम्बुलेंस में मरीज जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब अस्पताल में जगह मिले, और वो गुजरात में हालात बिगड़े हुए हैं। कोरोना की मार ने हाहाकार मचाया। खुद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने जामनगर का दौरा किया। रूपाणी ने कहा कि कुंभ से लौटने वालों का बाकायदा टेस्ट होने के बाद ही उन्हें गुजरात में प्रवेश मिलेगा। हमने आदेश जारी किया है कि कुंभ में से जो गुजरात के लोग गए वापस आएंगे, उन सभी को पूरा टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग होगा, और उसमें से जो लोग नेगेटिव निकलेंगे उसको जाने देंगे, जो पॉजिटिव निकलेंगे उसको अलग करते हुए उनके ट्रीटमेंट करेंगे। इधर सीएम गुजरात को कोरोना की मार से बचाने के प्रयत्न में जुटे हैं। उधर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि ऐसे संकट काल में राजनीति नहीं होनी चाहिए, अभी सारा जोर जान बचाने में लगाना चाहिए। ये क्रिटिकल स्थिति है और पेंडेमिक की सिचुएशन में कोई भी गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, हम सब लोगों को साथ में मिलकर काम करना चाहिए। ये आक्षेप प्रत्याक्षेप का, एक दूसरे पर दोषारोपण करने का समय नहीं है। ऐसी राजनीति कोई भी ना करे, ऐसी मेरी सभी से रिक्वेस्ट है। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 10,000 के करीब कोरोना के केस सामने आए हैं, जबकि इन्हीं 24 घंटे में 97 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। गुजरात के अलावा राजस्थान में भी हालात बेकाबू हैं।
अशोक गहलोत ने यूं तो 2 दिनों का लॉकडाउन लगाया हुआ है, मगर इसे बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है क्योंकि हालात बिगड़े हुए हैं। राजस्थान में कोरोना के विस्फोट को देखते हुए राज्य सरकार ने 2 दिनों का लॉकडाउन किया था, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज बड़ी बैठक बुलाई है जिसमें हो सकता है कि फैसला लिया जाए कि इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जिस तरह से कोरोना विस्फोट हुआ है निश्चित रूप से सरकार सकते में है। 9,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज एक दिन में सामने आ रहे हैं। पूरे राज्य में अब तक 60,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव मरीज हो चुके हैं। मौतों का आंकड़ा जो है लगातार बढ़ रहा है। 37 मौतें हुई हैं कल एक दिन में। शहर शहर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में जरूरत है खुद के जागरूक होने की, क्योंकि अपनी जान की सुरक्षा खुद कीजिए। कोरोना से बचना है तो नियमों को मानिए। अहमदाबाद से गोपी घांघर के साथ शरद कुमार, जयपुर। आज देश भर में कोरोना से स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। सबसे ज्यादा अस्पतालों में कमी अगर किसी चीज की है तो वो ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन पर अब दिल्ली और केंद्र सरकार में टकराव की स्थिति आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नया आरोप लगा दिया है कि दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन दूसरे राज्यों को केंद्र भेज रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली को ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है, जिससे दिल्ली में कमी बढ़ती जा रही है, मरीजों को परेशानी हो रही है, अस्पतालों को तकलीफ हो रही है। और ये नया आरोप अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लगा दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर ऑक्सीजन की कमी की बात कही थी, मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन एक दिन भी नहीं बीता कि अरविंद केजरीवाल ने एक और बड़ा आरोप लगाते हुए ये कहा कि दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन दूसरे राज्यों को केंद्र भेज रहा है। देखिए, कोरोना मरीजों के कारण देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी की शिकायतें आ रही हैं। इस कमी को दूर करने के लिए रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने का फैसला किया। जल्द ही इन ट्रेन्स को चलाया जाएगा जिनमें ऑक्सीजन सिलेंडर देश भर के अलग अलग शहरों में पहुंचाए जाएंगे। ऐसे उपाय की तत्काल जरूरत क्यों पड़ी, इसका एहसास आज हमारे देश को मध्य प्रदेश के शहडोल में एक बड़े हादसे से हुआ, जहां ऑक्सीजन की सप्लाई का प्रेशर कम होने से 12 कोरोना के मरीजों की मौत हो गई, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार इससे इनकार करती है। विश्वास सारंग ने कहा कि ये गलत है। 12 बजे के बाद हम लोग खाना पीना खिला के अच्छे से सुला पड़ा के गए हैं। उसके बाद यानी जब सुबह 6 बजे पता चला कि वो सब डेड हो गए। ऑक्सीजन इनका खत्म होने के वजह से भांजे की वो डेड हो गया, खत्म हो गया। और जो थोड़ा बहुत हमारे यहाँ कम ऑक्सीजन की क्राइसिस है मध्य प्रदेश में भी और इंदौर में भी, उसके लिए एक संजीवनी का काम करेगा। जिस राज्य में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की सांसें थम रही हैं, उस राज्य की सत्ताधारी पार्टी का नेता ऑक्सीजन की कमी को थोड़ी बहुत बताकर लोगों के जख्मों पर नमक रगड़ रहा है। ये वो मध्य प्रदेश है जिसके शहडोल मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की सप्लाई का प्रेशर कम होने से 12 कोविड मरीजों की मौत हो गई। लेकिन नेता इस आपदा में भी प्रचार का न सिर्फ अवसर खोज रहे हैं, भले ही लोगों तक इसकी सप्लाई में देरी हो जाए। शनिवार रात 10 बजे गुजरात से ऑक्सीजन के ये टैंकर इंदौर पहुंचे, जिसका स्वागत करने के लिए भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे और मंत्री तुलसी सिलावट पहुंचे और पूजा पाठ की। जनता को अच्छे से पता चल जाए कि उनके लिए ये टैंकर किसने मंगवाए हैं। इसके लिए ऑक्सीजन टैंकर पर एक बार नहीं 2-2 बार माला चढ़ाई गई। फोटो खिंचाकर नेताजी इतने अभिभूत हुए कि ऐलान कर बैठे कि इंदौर और राज्य में ऑक्सीजन की जो छोटी मोटी समस्या है वो जल्द खत्म हो जाएगी। और जो थोड़ा बहुत हमारे यहाँ कम ऑक्सीजन की क्राइसिस है मध्य प्रदेश में भी और इंदौर में भी, उसके लिए एक संजीवनी का काम करेगा। ये जामनगर से आया, वाकई में मैं इंदौर वासियों की तरफ से रिलायंस के हर व्यक्ति को धन्यवाद देता हूँ, आभार मानता हूँ। एक संकट के समय ये ऑक्सीजन जो आई है वाकई में हमको एक बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। मंत्री जी के दावों पर क्या कहा जाए, लेकिन दावा है कि ऑक्सीजन टैंकर स्वागत सत्कार के इंतजार में करीब आधा घंटा इंदौर के चंदन नगर में ही खड़ा रहा। जब मंत्री तुलसी सिलावट पहुंचे, उसके बाद ऑक्सीजन टैंकर रिफिल स्टेशन रवाना हुआ। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई का प्रेशर कम होने से शहडोल में 12 लोग मौत की नींद सो जाते हैं, वहां पर इंदौर जैसे कोरोना प्रभावित शहर में ऑक्सीजन टैंकर आधे घंटे देर से फिलिंग स्टेशन की तरफ रवाना हुआ। जबकि हकीकत यह है
कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी से मौत के दावे मरीज के रिश्तेदार लगातार कर रहे हैं। 12 बजे के बाद हम लोग खाना पीना खिला के अच्छे से सुला पड़ा के गए हैं। उसके बाद यानी जब सुबह 6 बजे पता चला कि वो सब डेड हो गई। तो हमने गार्ड से पूछा तो बोले रात में सिलेंडर खत्म हो गया था। ऑक्सीजन खत्म हो गया था। 4 बजे भोर में ऑक्सीजन खत्म हुआ है। रात में 8 बजे करीब हमारा भांजा राजकुमार जायसवाल को अंकित जायसवाल ने खाना खिला के आया है। वीडियो कॉलिंग घर पे बात किया है। तो शहडोल में रात भर में जिंदा मरीज सुबह लाश में तब्दील हो गए। अस्पताल प्रशासन ने इसकी वजह ऑक्सीजन टैंकर के देर से आने को बताया, जिस वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई का प्रेशर कम हुआ और कोरोना से लड़ रहे लोगों की सांसें बंद हो गईं। जो ऑक्सीजन नहीं पहुंची वहां पे गाड़ी से यहाँ पे टाइम में, उससे ऑक्सीजन का दबाव कम हुआ, लेकिन ये ऑक्सीजन प्रदाय बंद नहीं हुआ। ऑक्सीजन प्रदाय अभी भी चालू है, अभी भी गाड़ी तो नहीं आई है, प्रदाय तो चालू है। लेकिन वो प्रेशर कम होने से बताया ना कि वो प्रेशर कम है। जैसे पानी की टंकी में पानी का लेवल कम हो जाता है, सब जगह प्रेशर कम होता है, जैसे तो वो कम हुआ है। इससे पहले 15 अप्रैल को जबलपुर में लिक्विड प्लांट में आई खराबी की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने से 5 मरीजों की मौत हो गई थी, लेकिन सरकार ऑक्सीजन की कमी से मौत के दावे को खारिज करती है। कि ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी की मृत्यु नहीं हुई। जिनकी मृत्यु हुई है वो बहुत क्रिटिकल थे और जिस समय मृत्यु हुई बाकी पेशेंट भी वेंटिलेटर पर भी थे और किसी मरीज की तबीयत नहीं बिगड़ी। यदि ऑक्सीजन की कमी से कोई दुर्घटना होती तो फिर सभी मरीजों की तबीयत बिगड़नी थी, ऐसा नहीं हुआ। सरकार चाहे जो कहे, लेकिन ऑक्सीजन के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की डिमांड लगातार बढ़ रही है। राज्य में 22 मार्च को 64 मीट्रिक टन की डिमांड थी, जो 7 अप्रैल को बढ़कर 179 मीट्रिक टन हो गई। 8 अप्रैल को 234 मीट्रिक टन थी, जो 17 अप्रैल को 330 मीट्रिक टन हो गई। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 20 अप्रैल को एमपी में 440 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग होने की संभावना है। जनता तक ऑक्सीजन पहुंचाना सरकार का काम है। उसकी प्राथमिकता प्रचार से ज्यादा जल्द से जल्द जरूरतमंदों तक ऑक्सीजन की सप्लाई पर होनी चाहिए, ताकि शहडोल जैसे अस्पतालों में टैंकर आने में देरी की वजह से फिर से सांसें न उखड़े। रविंदर शुक्ला, शहडोल, आज तक। पुरानी कहावत है, संगठन में शक्ति है। जब जनता को सरकारों, राजनीतिक दलों की सबसे ज्यादा जरूरत है, ऐसे समय में नेता आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर दिल्ली के हिस्से की ऑक्सीजन को दूसरे राज्यों को दे देने का या डाइवर्ट कर देने का आरोप लगा दिया। सवाल यह है कि क्या हम ऐसे में कोरोना से युद्ध जीत पाएंगे? नागपुर के रहने वाले सुरेश पिछले 8 दिनों से ऑक्सीजन की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ऑक्सीजन ढूंढना मिशन इम्पॉसिबल हो चुका है। मैं 8 दिन से पेशेंट के लिए घूम रहा हूँ। हमारे घर में पेशेंट है, वो बीमार है। 8 दिन से मैं घूम रहा हूँ, तो बोलते हैं हम बेड दे देंगे, तो आप ऑक्सीजन लाओ, आप रेमडेसिविर लाओ, तो ही आपको बेड मिलेगा, नहीं तो बेड नहीं मिलेगी। एम्बुलेंस को फोन करते तो बोले आपके पास बेड है तो ही हम आएंगे, नहीं तो हम नहीं आएंगे। मतलब लेकिन लाए तो लाए कहाँ से? सुरेश की तरह विक्रम को भी ऑक्सीजन की तलाश है। विक्रम के भाई कोरोना पीड़ित हैं, जिनके इलाज के लिए डॉक्टर ने ऑक्सीजन सिलेंडर लाने की असंभव सी शर्त रख दी है। ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत कमी है, तो जैसे हम देख रहे हैं कि अगर कोई घर में ही डॉक्टर आके उसको इलाज कर पाए, क्योंकि हॉस्पिटल में बेड तो मिल नहीं रहा है, बेड मिल रहा है तो सिलेंडर नहीं है वहाँ पे। यहाँ के जितने भी गांधीबाग के एरिया में मैं 2 दिन से चक्कर काट रहा हूँ सिलेंडर के लिए, कहीं भी कोई भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा हूँ, कहीं कोई बेड नहीं है। कभी भी रात को बहुत खांसी हो रही भाई को, ऑक्सीजन लेने में बहुत कमी हो रही है। डॉक्टर ने बोला अगर कहीं से आपका सिलेंडर का कुछ होता है व्यवस्था आप कर लीजिए, हम घर में आके लोकली डॉक्टर आके हम कर देंगे। वैसे ही रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए हम बहुत घूम रहे हैं। महाराष्ट्र की तरह पूरे देश भर में लोग लाचार हैं। इस महामारी ने सभी दावों की पोल खोल दी है और जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। अब सारी कोशिश एक दूसरे को कसूरवार ठहराने की है। लोगों की तड़प तड़प करके मौत हो रही है। दबाव डाला जा रहा है कि महाराष्ट्र को दवाई नहीं दी जाए। 70% पॉजिटिव कोरोना पेशेंट उन 5 प्रदेशों से है जहां पर कांग्रेस की सरकार है। लोग मर रहे हैं और बीजेपी राजनीति करना चाहती है। ये महाराष्ट्र की जनता देख रही है, देश देख रहा है कि देश की जनता ही इन्हें सबक सिखाएगी। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार मध्य प्रदेश की ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन रोकने को लेकर इसे बनाने वाली कंपनियों पर दबाव बना रही है। मध्य प्रदेश ने पहले
कंसंट्रेटर के ऑर्डर दिए थे। अब उन्हें न भेजने के लिए महाराष्ट्र सरकार निर्माता कंपनियों पर दबाव बना रही है कि मध्य प्रदेश से पहले महाराष्ट्र को दें। इसी तरह का आरोप महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने लगाया है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने इल्जाम लगाया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन सप्लाई करने वाली 16 कंपनियों को केंद्र सरकार ने धमकी दी है कि अगर उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को इस इंजेक्शन की सप्लाई की तो उनकी कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। जो एक्सपोर्ट के लिए पैकिंग की गई थी ऐसी 30 लाख वाइल है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से किल्लत बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये सारे खेल में महाराष्ट्र बीजेपी का क्या संबंध है, ये लोगों के मन में संदेह पैदा करने वाला है। देवेंद्र जी कल स्वयं चले गए एक दवाई कंपनी के मालिक के लिए, इसमें कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। यह समय आरोप प्रत्यारोप या कटाक्ष की राजनीति करने का नहीं है। सभी दलों ने एक साथ काम करने का यह समय है, यह संकट काल का समय है। पर आंकड़ों की बात करें तो मुंबई और महाराष्ट्र में इन 3 दलों के वसूली खेल के कारण सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े और मौत के आंकड़े मुंबई महाराष्ट्र से हैं। आरोप के शोर में ऑक्सीजन की कमी गहराती जा रही है। नौबत यह आ चुकी है कि नालंदा के मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट ने नीतीश सरकार से हाथ जोड़कर गुजारिश की है कि उन्हें अस्पताल की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया जाए। सुपरिटेंडेंट के अनुसार अस्पताल में ऑक्सीजन की बेहद कमी है, लिहाजा वो कोरोना मरीजों की देखभाल नहीं कर पा रहे। ऑक्सीजन के बिना मरीजों की मौत हो रही है। कुछ न कर पाने से अच्छा है कि उन्हें अस्पताल से ही हटा दिया जाए। कोविड के मरीजों के लिए ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई है पटना में, और इसको देखते हुए जितने भी पटना के प्लांट हैं, पटना में वैसे 3 प्लांट हैं ऑक्सीजन के, उन सबको जिला प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है और उसी के अनुसार वितरण भी हो रहा है। जिस हॉस्पिटल को जितनी ज़रूरत है, आप देख सकते हैं कि ये जो लिस्ट है NMCH, ECR, एम्स, IGIMS, NMCH, ये तमाम जो हॉस्पिटल के नाम हैं, उनको इतने सिलेंडर यहां से सप्लाई किए गए हैं। ऑक्सीजन की कमी की शिकायत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी की, जिनका दावा है कि अब दिल्ली में सिर्फ 100 ICU बेड बचे हैं। ICU बेड्स की खासकर काफ़ी कमी हो गई है। लगभग सारे दिल्ली के ICU बेड्स मिला के 100 से भी कम ICU बेड्स पूरे दिल्ली में बचे हैं। ऑक्सीजन की भी काफ़ी कमी है। कल रात को एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने हमें बताया कि उनके यहाँ काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई थी, जिसकी वजह से त्रासदी होते होते बची। अरविंद केजरीवाल ऑक्सीजन की कमी को लेकर प्रधानमंत्री को खत भी लिख चुके हैं। वहीं उद्धव ठाकरे PM से अपनी गुहार फोन पर लगा चुके हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने भी कांग्रेस शासित राज्यों की बदहाल तस्वीर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में ऑक्सीजन की डिमांड और सप्लाई का अंतर तेजी से बढ़ रहा है। अस्पतालों में बेड नहीं है और वैक्सीन खत्म हो रही है। वेंटिलेटर्स के प्रिक्योरमेंट हमने की है, हमने ICU डेवलप की है, हमने सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सिस्टम डेवलप किया है, हमने ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड भी है, सामान्य बेड भी है, क्वारंटीन बेड भी है और जनरेशन के प्लांट्स लगाए हैं। लेकिन सवाल ये कि जब इतने केसेस रोज पॉजिटिव आएंगे तो फिर ये इंतजाम भी तो कम ही पड़ेंगे ना। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।